हेलो बच्चों। आज मैं एग्ज़ाम के माध्यम से ही बात करने वाला हूँ। जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसका मैंने गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, या फिर आप सैम्पल पेपर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ उससे रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखा है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, और 2025 में पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो या फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करें, एक बार ध्यान से देखें, सॉल्व करें। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर अलग भी आता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस भी होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉस हो जाएगा या फिर टेन कह लो, कॉट कह लो, कुछ भी हो, लेकिन तरीके तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछ रहा है कि 12, 21 और 15 का मौसा यानी एचसीएफ तथा लौसा यानी एलसीएम आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 12, 21 एंड 15 हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, क्योंकि 10th में बोर्ड में आपको यही यूज करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसे बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आपको इसे कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले 12 का आप फैक्टर निकालें। ठीक है, उसके बाद 21 का भी फैक्टर निकालें एंड 15 का भी फैक्टर निकालें। तो 12 का जो फैक्टर है वो आप कैसे निकालोगे? 12 किसके टेबल में आता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 के टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट को ही लेके चलते हैं, या फिर आप बड़े वाले को भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के टेबल में यहाँ पे 6 टाइम में आपको 12 मिलता है। ठीक है, और फिर 2 के टेबल में 3 टाइम्स पे आता है, और ये 3 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। तो ये 12 का जो फैक्टर होगा वो 2, 2 और एंड 3 होगा। तो कैसे लिखेंगे? 12 का जो फैक्टर है कुछ इस तरीके से आप लिख देना, 2 इंटू 2 इंटू 3। देन आप 21 का फैक्टर निकालें। तो 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है 7 जहाँ पे, फिर 7 जो है वो 7 के ही टेबल में आता है 1 टाइम्स पे। ठीक है, और 15 का जो फैक्टर होगा वो 3 के टेबल में है 5 टाइम्स पे, और ये 5 के टेबल्स में 1 टाइम्स पे आएगा। ठीक है, तो सभी का फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 21 का फैक्टर कौन कौन सा है? 3 एंड 7 है। ठीक है, एंड 15 का फैक्टर कौन कौन सा है? 3 इंटू 5 है। अब हम लास्ट पॉइंट इसका बात करने वाले हैं कि हम एचसीएफ कैसे लिखेंगे। फैक्टर तो हम निकाल दिए, लेकिन एचसीएफ एंड एलसीएम हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अच्छा हम इसको थोड़ा देर के लिए देखो। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया गया होगा कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, 2 इंटू 2 है, तो पावर इन दोनों का ऐड होगा। पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 यहीं पे लिख लेते हैं, 2 के पावर 2 एंड इंटू 3 लिख सकते हैं इसे। अब हम एचसीएफ की बात करने वाले हैं। ठीक है, एचसीएफ ये नहीं होगा, हम एचसीएफ की बात करने वाले हैं। देखिए, एचसीएफ क्या होता है कि तीनों में जो कॉमन पार्ट हो। क्लियर है? फिर से सुन लो आप, एचसीएफ जो होता है वो तीनों में कॉमन होने चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है? 3 है। तीनों में कॉमन है 3, और उसमें भी आपको स्मॉलेस्ट पावर को देखने हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, प्रत्येक फैक्टर का आपको स्मॉलेस्ट पावर, अगर यहाँ पे तो सेम है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, सिर्फ 3 ही इसका एचसीएफ होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 3 के पावर 2 होता, यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 3 होता, तो स्मॉलेस्ट वाले, जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 है तो 3 होगा, 3 के पावर 2 वाला नहीं होगा, 3 के पावर 3 वाला नहीं होगा, सिर्फ 3 वाला होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर यानी कि छोटा वाला पावर आपको ध्यान में देने हैं एचसीएफ में। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम देखें, एलसीएम देखिए, इसमें 2 के पावर 2 है। क्लियर है? यहाँ 2 के, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो एलसीएम में आपको कैसे लिखने हैं कि 2 के पावर 2 है ना, तो ये तो रहेगा ही, हाईएस्ट पावर लिखने हैं इसमें। इसमें क्या लिखने हैं आपको? हाईएस्ट पावर। तो इसमें किसी में भी नहीं है तो ये भी रहेगा। फिर देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एक 3 रहेगा, तीनों में 3 है तो। फिर इसमें 7 है, 7 किसी में भी नहीं है तो 7 ये भी रहेगा। हाईएस्ट पावर,
हाईएस्ट पावर है ना इसका। अब देखिए, अच्छा, अब बोलोगे सर हाईएस्ट पावर का मीनिंग है कि सब में होगा तभी तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। बिल्कुल है, इसमें भी है 7, इसमें भी है। कैसे? तो इसमें क्या करेंगे हम, 7 के पावर अगर जीरो कर दें मल्टीप्लाई में, 7 के पावर जीरो, ठीक है, और यहाँ भी हम 7 के पावर जीरो कर दें तो देखो तीनों में आ गया ना कॉमन। तो हाईएस्ट पावर इसका 1 है तो ये वाला 7 होगा। वैसे ही हमने 3 का लिखा। क्लियर? अच्छा, एक मैंने यहाँ पे 5 भी है तो इसको 5 को भी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, बाकी ऐसे ही मैंने आपको बताया, लेकिन याद रखेंगे कि कुछ इस तरीके से ही हम इसे डिफाइंड करते हैं। 7 के पावर जीरो, किसी भी नंबर्स के पावर जीरो क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 ही तो है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइंड होता है, बल्कि यहाँ पे दिखता नहीं है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अब एलसीएम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दें। 7 5 जा, यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 420 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 420। अब आप ऑप्शन में मिला सकते हैं कि पहले एचसीएफ की बात हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखने हैं, पहले एचसीएफ फिर देन एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम 420। ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले एचसीएफ की बात हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि x का मान जिसके लिए 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं। मतलब ये सब क्या है, एक एपी के पद हैं और अपने को इसी में से x के मान फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x है। ठीक है, देन क्वेश्चन है 2x एंड x प्लस 10 है और एक और है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक एपी का एक क्या है, पद है और इनमें से आपको x के मान फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहले ही इन्होंने बोल रखा है कि ये एपी में है। ठीक है, तो एपी में है तो इसका मतलब कि ए देखिए A1 है, A2 है एंड A3 है। पद को ऐसे ही लिखते हैं हम एपी के पद को। ठीक है, अच्छा, इसके हम सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि डी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी होता है A2 माइनस A1। ठीक है, और जो इक्वल होता है A3 माइनस A2 के। वो हमेशा, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, 1 है, 3 है, 5 है, ये एक एपी में चल रहा है। ठीक है, ये एक एपी में है क्योंकि इसमें 2 का ही डिफरेंस है, तो ये एक एपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा A2 माइनस A1 करके। तो A2 में से A1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे एक और डी अगर हम निकालना चाहें, D2 निकालना चाहें, तो 5 में से 3 घटेगा, इसका मतलब A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 कितना है, 5 और में से 3 जाएगा तो ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि A2 माइनस A1 वाला पार्ट और A3 माइनस A2 वाला पार्ट दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। अब इक्वल कर दो, इक्वल क्यों किया हमने, क्योंकि x के मान फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल तो बीच में होने चाहिए। ठीक है, इक्वेशन तो बनने चाहिए, तभी तो x के मान फाइंड आउट होगा। तो इस तरीके से आपको सोचने हैं। अब आप क्या करें, A2 को यहाँ रखें, A1 को यहाँ रखें, A3 को यहाँ रखें और A2 को यहाँ रखें और सॉल्व कर लें। A2 कितना है, A2 है x प्लस का 10। ठीक है, माइनस A1 है 2x है, A3 कितना है 3x, 3x प्लस 2 है। ठीक है, और माइनस x प्लस 10 है। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, x माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, माइनस का x होगा और प्लस का 10, और यहाँ पे ये कितना होगा, ये 2x हो जाएगा ना, 2x और ये माइनस का 8 हो जाएगा। x वाले को एक
टर्म में करें आप, x को आप उधर लेके जाएं तो ये 3x हो जाएगा, और आप -8 को इधर लेके आएँ तो प्लस में 18 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 6 है। तो आप देख लें ऑप्शन में 6 है या नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद जो p है तथा सार्व अंतर q है, तो उसका 10वां पद आपको फाइंड आउट करने हैं। 10वां पद को कैसे लिखते हैं? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसका प्रथम पद इन्होंने बोल रखा है कि जो प्रथम पद है ना, प्रथम पद है वो p है, एंड सार्व अंतर यानी कि d, सार्व अंतर यानी कि d जो है वो कितना है, q है। तो अपने को 10वां पद बताने हैं। ठीक है, 10वां पद, 10वां पद को आप कैसे लिखते हो? आप a प्लस क्या 9d से लिख सकते हैं 10वां पद को, कि पहला पद इन्होंने p बोल रखा है, q बोल रखा है। तो थोड़ा देर के लिए आप इसको ये मान लो, ये फॉर्मूला जानते हो ना आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपको ये वाला फॉर्मूला से आप n की वैल्यू यहाँ 10 रखोगे तो 9d आएगा ना, तो a प्लस 9d। ठीक है, अब देखो प्रथम पद यहाँ पे तो a है d है, लेकिन प्रथम पद यहाँ पे बोल रखा है p एंड q। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ रिप्लेस कर देंगे, a की जगह पे p रखेंगे, पहला पद पे जगह पे p रख देंगे, और सार्व अंतर की जगह पे क्या रखेंगे, q रख देंगे। तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, p माइनस p प्लस 9q, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि बिंदुओं a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड दूसरा पॉइंट है 0 तथा 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा के बीच की दूरी बताने हैं आपको। ये आपको 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपको डिस्टेंस बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड दूसरा पॉइंट है 0 एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इनके बीच की दूरी आपको डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, जैसे कि यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2, इनकी बीच की दूरी कैसे निकालते हो? डिस्टेंस जो निकालते हो ना, वो प्लस में अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे प्लस क्यों लिखे हैं? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, कुछ दूर पे हम चले तो क्या कुछ ना कुछ तो दूरी हम तय किए, तो क्या होता है, प्लस में ही होता है ना, माइनस में तो नहीं चलेंगे, हम पीछे की तरफ से चलते हैं क्या। तो यहाँ पे x1 की जगह पे x1 वाले पार्ट रखें, a x1 है, x2 0 है, सॉरी y1 0 है ना। ठीक है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, तो x1 की जगह पे ये वाला रखें, तो अंडर रूट a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अच्छा x2 कितना है, x2 है यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे -0। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा सभी अंडर रूट में है, ध्यान रखेंगे। और इनका क्या है, होल स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस है। y1 कितना है, y1 है 0, 0 माइनस y2 कितना है, ये वाला है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और इन सभी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इन सभी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर टूरे हैं यहाँ पे। ठीक है, -0 तो 0 का तो कोई, यहाँ पे आप इनकी वैल्यू ए स्क्वायर लिखें, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया ना, बी स्क्वायर लिखें, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2ab होता है। ठीक है, फिर प्लस 2a कितना है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस, अब इसका करें, अब इनका स्क्वायर करेंगे। देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, तो इसका स्क्वायर करें आप, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
-2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अरे हमने कुछ नहीं किया है, ये ज़्यादा बड़ा इसको सोचना नहीं है। हमने क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ लिखे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, काटो। अच्छा, ये रूट जो है इसमें भी कंबाइन है, ठीक है। ज़रा ध्यान में, ये अंदर है, रूट के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, लिखा हुआ है। तो देखिए माइनस वाला 2a साइन थीटा कॉस थीटा इससे कट जाएगा, ठीक है। अब ये सब सारे क्या है, प्लस में है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखें। इसमें ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे, इसमें कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉमन लिए दोनों में से, ठीक है। प्लस इसमें देखिए, इसमें दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, आपको तो मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो तो इनकी वैल्यूज 1 होता है, इनका भी वैल्यूज 1। तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बिंदु पी के कोमा 0 बिंदु ए का जो पॉइंट है वो 2 कोमा -2 है तथा -7 कोमा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1/2 में विभाजित करता है, तो के का मान बताने हैं आपको, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे समझते हैं इसको कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी वाला पॉइंट है। ए का जो पॉइंट है वो 2 कोमा -2 है, और यहाँ पे बी का जो है वो कितना है, -7 कोमा 4 है, ठीक है। अब इसको 1/2 रेशियो में बांट दिया गया है, तो ये 1/2 रेशियो में है। और जो बिंदु है, यदि जो बिंदु है वो के कोमा 0 पे है, ठीक है, के कोमा 0 वाले पॉइंट पे, ठीक है। 1/2 रेशियो में ए एंड बी को बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया है 1/2 में। तो आपको के का मान बताने हैं। तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है। जो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होता है, डिवीजन फॉर्मूला होता है, ठीक है। y1 के लिए क्या होता है, y1 के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे y1 तो है, y1 तो 0 कर दिया गया है, y जो है वो 0 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे x को के लिख रखा है, ए अपने को फाइंड आउट करने हैं, यानी कि x अपने को निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का भी लिख देते हैं, x यानी कि m1 x2, सिंपल यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे x2 होगा, और m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। हम वैल्यूज़ को पुट करें, m1 है 1, ठीक है, रेशियो वाले m1 m2 है, तो m1 है 1, y2 कितना है, y2 आपका कितना है 4 है, तो m1 1 इंटू 4 प्लस m2 कितना है 2 है, और y1 कितना है, y1 है -2, ठीक है, -2, और 1 प्लस यहाँ पे 2 होगा, m1 प्लस m2। इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे 4 प्लस ये कितना होगा, -4, ठीक है, तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 3 देखिए, 4 - 4 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही भी बोल रखा था 0, तो इस दिखाने की सिर्फ आपको x वाला निकालना है। m1 निकालें, m1 कितना है 1, x2 कितना है, x2 है -7, प्लस m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है, x1 है 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखे, सिंपल 2 है ना, हाँ, और यहाँ पे 1 + 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 और इंटू 4 और अपॉन में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -28 अपॉन में 3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
m1 माइनस 7 2 इंटू 2 और यहाँ पे 1 प्लस 3, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यूज़ निकालें, यहाँ पे 3 है। अच्छा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, m1 है इतना, x2 है, x2 है -7। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे गड़बड़ भाई, साइन में ही गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे -7 है ना, और यहाँ पे +4 है, और यहाँ अपॉन का 3 है, तो ये कितना होगा, ये -3 होगा ना, और यहाँ पे 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1, ठीक है, -1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। P का वह मान जिसके लिए बिंदु A 3,1 B 5, P तथा C 7, -5 संरेख है, तो आपको P का मान वो बताने हैं, ठीक है। P का मान इनमें से कौन सा वो होगा, ठीक है। तो इसका देखिए एक तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका बताता हूँ डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड्स में आपको 2 यहाँ पे डंडे खींचने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 और x3 होता है, y1 y2 एंड y3 होता है, और यहाँ पे 1 1 1, इनका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये 1/2 होता है, इनका फॉर्मूला ही है कि अगर ये संरेख है तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। 0 के बराबर होगा, तो यानी कि x1 और x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 कितना है, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट को हम लिख देते हैं, 3,1 है, एंड दूसरा है 5, P है, एंड तीसरा है 7, -5 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो x1 x2, ठीक है, और x3 को आप इस कॉलम में लिखें, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कितना होगा, y1 कितना है, 1 है, p है, ठीक है, और यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे 1 1 1, इस तरीके से 0 के बराबर कर दें। सॉल्व कैसे होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है। तो पहले वाले को रखें आप, पहले वाले को 3 हमने लिया, 3 को छुपा लेंगे इस तरीके से, आप 3 को हम छुपा लेंगे और इनमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हमने लिया ना, तो ए वाला और ए वाला हट जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा p, और इनमें से मल्टीप्लाई होगा माइनस करके, इनमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 1 प्लस का 5, ठीक है। फिर क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस, अब क्या करें, अब 3 वाला को लिए थे ना, ये 1 वाला को ले लेते हैं, तो ए वाला और ए वाला हट जाएगा, ठीक है। तो इनमें से मल्टीप्लाई करके लिखें, 5 - 7, ठीक है, फिर प्लस, अभी फिर 1 वाला को ले लेते हैं, तो 1 वाला को लेंगे तो ए वाला और ए वाला हटेगा, अब इससे मल्टीप्लाई करें तो -25 और यहाँ पे -7p = 0 के बराबर, ठीक है। 3p + 15, और ये कितना होगा, -2 है तो +2, और ये प्लस में ये कितना आएगा, -25 और -7p = 0। अब इसे सॉल्व करें, यह आ जाएगा -4p और ये 17 -17 3 और 5 8, ठीक है। तो -8 हो जाएगा = 0, तो 4p इधर जाएगा 8 और p कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो p की वैल्यूज है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति 1 में एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बनी है, तो भुजा BC की लंबाई आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए फिगर में आपको दे रखा है, एक बार फिगर यहाँ पे बना देते हैं। फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि यहाँ पे B है और एक यहाँ पे Q है, यहाँ C है, और क्या है, एक सर्कल है जो इस 3 पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे सर्कल है R, यहाँ पे P है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का इनका डिफरेंस है, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और ये सभी दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज दे रखा है 11 सेंटीमीटर,
ए है, ठीक है, इस तरीके से। अब इनमें एक चीज़ ध्यान रखने है कि आपको आप पढ़े होंगे कि अगर एक सर्कल पे अगर एक पॉइंट से कोई टेंजेंट आ रहा है, कोई टेंजेंट यहाँ पे आ रहा है, सपोज ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है एंड सी है, ठीक है, एक टेंजेंट आ रहा है, तो ए बी बराबर ए सी होता है, ठीक है, ए बी बराबर ए सी होता है, ठीक है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे देखें कि ये जो सर्कल से ए वाला टेंजेंट जो है, ए और ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ई 3 है तो ए भी 3 होगा, इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर का है दोनों। नेक्स्ट ए वाला और ए वाला बराबर होगा। अच्छा, यहाँ देखते हैं ए वाला और ए वाला बराबर होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये पूरे 11 है, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों टेंजेंट यहाँ पे, ये दोनों टेंजेंट यहाँ पे, ये दोनों टेंजेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। जो आर सी है वो क्यू सी के बराबर है और वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, और जो ए पी है वो ए आर के बराबर है, वो है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है बी सी, ठीक है, बी सी ही निकालना है ना, बी सी की लंबाई बताने हैं। तो बी सी क्या है, बी क्यू प्लस क्यू सी है, बी क्यू प्लस क्यू सी है। बी क्यू कितना है, 3 है, और क्यू सी कितना है, क्यू सी कितना है, 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।